हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जयंत महापात्रा की पोएम हंगर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में लाइन बाय लाइन पोएम का अर्थ बताया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। टाइम न गंवाते हुए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको हम बता दें कि ये पोएम हंगर इसे जयंत महापात्रा ने लिखा है, जो 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के कवि हैं और 1976 में ये पोएम पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। आइए थोड़ा सा जयंत महापात्रा के बारे में जान लें। जयंत महापात्रा का जन्म 22 अक्टूबर 1928 को हुआ था और ये उड़िया क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे। इन्होंने अपना कैरियर एज ए लेक्चरर इन फिजिक्स स्टार्ट किया था। ये गवर्नमेंट कॉलेज उड़ीसा में फिजिक्स के लेक्चरर थे। जिस कॉलेज में ये लेक्चरर थे उस कॉलेज का नाम था रेवेंसा कॉलेज, जिसे बाद में रेवेंसा यूनिवर्सिटी बना दिया गया। 1986 में ये लेक्चरर के पोस्ट से रिटायर होते हैं। जयंत महापात्रा का जो राइटिंग कैरियर है वो लेट 60s में स्टार्ट होता है। 60 के दशक में इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, कई कविताएं लिखी हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि पब्लिशर्स इनकी कविताओं को, इनकी कहानियों को रिजेक्ट कर देते थे। जयंत महापात्रा ने पोएट्री की लगभग 27 किताबें लिखी हैं, जिनमें से 7 तो उड़िया भाषा में लिखी गई हैं और बाकी जितनी हैं वो सारी इंग्लिश में लिखी गई हैं। चंद्रभाग नाम की एक साहित्यिक पत्रिका थी जिसमें उन्होंने एडिटर के रूप में काम भी किया हुआ है। सन 2009 में इन्हें पद्मश्री का भी अवार्ड मिला था। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जान लें कि इस चैप्टर में केवल 3 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर है पोएट, दूसरा कैरेक्टर है एक पिता और तीसरा कैरेक्टर है एक 15 साल की लड़की। टाइटल है हंगर और हंगर का मतलब होता है भूख। पोएट ने इस टाइटल के माध्यम से एक गरीब परिवार के भूख के बारे में बताने की कोशिश की है और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे पर्सन, पोएट के रूप में एक ऐसे पर्सन के बारे में बताने की कोशिश की है हु इज़ हंग्री फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पर 2 भूख है, एक है पेट की भूख और दूसरा है सेक्सुअल हंगर। ये जो फिशरमैन है, जो पिता है, मछुआरा है और उसकी 15 साल की बेटी, इनकी कंडीशन, इनकी दशा इतनी दयनीय है कि पेट पालने के लिए उस मछुआरे को अपने बेटी तक का सौदा करना पड़ता है। मैंने किसी भोजपुरी फिल्म का एक डायलॉग सुना था जिसमें कहा गया है कि जब पेट की भूख लगती है तो पेट के नीचे की भूख खत्म हो जाती है। यहाँ पेट की भूख और साथ ही साथ सेक्सुअल हंगर को भी बखूबी दर्शाने की कोशिश किया है जयंत महापात्रा ने। आइए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लेश वॉज हैवी ऑन माई बैक, द फिशरमैन सेड, विल यू हैव हर, केयरलेसली ट्रेलिंग हिज नेट्स एंड हिज नर्व्स एज दो हिज वर्ड्स sanctified the purpose with which he faced himself. I saw his white bone thrash his eyes. पहली लाइन में पोएट समुद्र के किनारे यूं ही टहल रहा है और उसके पीठ पर एक बैग है जिसमें सामान भरा हुआ है। पोएट ये कह रहा है कि इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये मेरे लिए विश्वास करना कितना कठिन था। द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक। फ्लैश का मतलब होता है मांस, लेकिन यहाँ जो फ्लैश है उसका मतलब होगा काम वासना। कवि ये कह रहा है कि मेरे लिए ये विश्वास कर पाना बड़ी मुश्किल था कि कैसे मेरी वासना मेरे ऊपर हावी हो गई थी। ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर जो सामान था, जो बैग था और बैग में जो सामान था उसके भार से भी ज़्यादा भारी मेरी वासना हो गई थी। द फिशरमैन सेड, तब तक पोएट की मुलाकात उस फिशरमैन से होती है, उस मछुआरे से होती है जो समुद्र के किनारे मछलियाँ मारने के लिए अपने जाल को लेकर गया हुआ है ताकि वो कुछ मछली मारे और उसको बेच के अपनी भूख मिटाए। तो नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है द फिशरमैन सेड, मछुआरे ने कहा, विल यू हैव हर, यहाँ पे जो हर वर्ड दिया है ये
उसकी बेटी के लिए यूज किया गया है जो 15 साल की है। क्या तुम उसे पाना चाहोगे? केयरलेसली, मतलब ये बात वो फिशरमैन केयरलेसली कह रहा है। इस लाइन में और इस शब्द के माध्यम से हम ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस फिशरमैन की मनोदशा क्या रही होगी, उसकी स्थिति क्या रही होगी उस पेट की भूख के आगे, जो अपनी ही बेटी को किसी दूसरे के सामने ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में है, ट्रेलिंग हिज नेट्स एंड हिज नर्व्स एज दो हिज वर्ड्स सैंक्टिफाइड द पर्पज विद विच ही फेस्ड हिमसेल्फ। और ये बात जब उसने कहा कि विल यू हैव हर, क्या तुम उसे पाना चाहोगे, ये बात उसने केयरलेसली कहा और उस वक्त कहा जब वो अपनी जाल को खींचे जा रहा था। एज दो हिज वर्ड सेंक्टिफाइड, यद्यपि उसके जो शब्द थे वो बड़े पवित्र थे। पवित्र किस मामले में थे? द पर्पज विद विच ही फेस्ड हिमसेल्फ, उस उद्देश्य के लिए जिस समस्या को इसने झेला था। मतलब फिशरमैन, वो मछुआरा और उसकी बेटी जिस भूख से एकदम व्याकुल थे, मछुआरा ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके सामने भूख से तड़प के मर जाए, इसलिए वो अपनी ही बेटी को पोएट के सामने ऑफर करता है। तो नेक्स्ट लाइन है, आई सा हिज वाइट बोन थ्रेस हिज आइज। पोएट ये कह रहा है कि मैंने उसकी सफ़ेद हड्डियों को उसकी आंखों की चमक में देखा था। मतलब उसकी जो दीनता है, उसकी जो गरीबी है, उसकी आंख में साफ साफ दिखाई दे रही थी। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई फॉलोड हिम अक्रॉस, अब पोएट यहाँ पे उसके पीछे पीछे उसके घर जाता है। आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड्स, मैंने उस मछुआरे का पीछा किया। कहाँ पीछा किया? अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड्स, उन पड़े हुए रेत पर से जब वो अपने नेट को, जाल को खींच के लेके आ रहा था तो मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। माई माइंड थम्पिंग, मेरा जो मस्तिष्क है वो धड़क रहा था, थम्पिंग कर रहा था। इन द फ्लैश्ड स्लिंग, फ्लैश्ड स्लिंग का मतलब कामेंद्रियाँ, मेरा मस्तिष्क कामेंद्रियों में धड़क रहा था, थम्पिंग कर रहा था। इसका मतलब ये है कि पोएट के दिमाग में केवल और केवल काम वासना की पूर्ति करना ही था। नेक्स्ट लाइन है, होप ले परहैप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन। अब यहाँ पे पोएट अपनी मनोदशा के बारे में बता रहा है। पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका जो मस्तिष्क है वो तो 7वें आसमान पे था, लेकिन ही कुड नॉट गेट पीस, उसे शांति कहीं नहीं मिल सकती थी। ही वॉज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी फॉर हिज सेक्सुअल डिजायर्स बट द सेंस ऑफ गिल्ट कुड नॉट सप्रेस हिज एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर्स। बहुत बड़ी बात है। होप बाई परहैप्स लिखा हुआ है ना कि होप बाई परहैप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन, मैं जिस घर में था, मतलब मेरा मस्तिष्क, मेरे मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा था, मुझे उसकी ग्लानि तो हो रही थी, लेकिन मेरी काम वासना इतनी तेज थी कि मुझे उस ग्लानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आगे पोएट कहता भी है, साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीप्स, ऐसे लगता था कि साइलेंस ने मेरे कॉलर को पकड़ लिया है। हिज बॉडी क्लॉड एट द फ्रॉथ, कहता है कि वो हिज, ये जो वर्ड यूज किया गया ये उस फिशरमैन के लिए यूज किया गया है। कहता है कि हिज बॉडी क्लॉड एट द फ्रॉथ, उसके शरीर पर झाग लगे हुए थे क्योंकि वो समुद्र में अपने जाल को फेंक रहा था और खींच रहा था, तो समुद्र का जो झाग था वो उस मछुआरे के शरीर पे लगा हुआ था। हिज ओल्ड नेट्स हैड वनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सीज, और उसके जो पुराने जाल थे मछली मारने वाले, हैड वनली ड्रैग्ड, वो घसीट के लेके आ रहा था, फ्रॉम द सीज, उस समुद्र से घसीट के लेके वो आ रहा था। स्टेंजा नंबर 3 है, इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज हट ओपेंड लाइक ए वुंड, द विंड वाज आई एंड द डेज एंड नाइट्स बिफोर पाम फ्रॉन्ट्स स्क्रैच्ड माई स्किन। इस स्टेंजा में पोएट ये बता रहा है कि उसके घर की जो दशा थी उस फिशरमैन की, वो क्या थी और इसके मस्तिष्क में किस तरीके के भाव आ रहे थे। इन द फ्लिकरिंग डार्क, फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, डार्क का मतलब अंधेरा,
देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। पोएट ने फ्लिकरिंग डार्क लिखा हुआ है, फ्लिकरिंग लाइट भी तो लिख सकता था, टिमटिमाती हुई रोशनी, टिमटिमाता हुआ प्रकाश, लेकिन नहीं, उसने लिखा है फ्लिकरिंग डार्क। ये बहुत ही सिंबॉलिकल है। टिमटिमाता हुआ अंधेरा, कहता है कि उस टिमटिमाते हुए अंधेरे में हिज हट ओपेंड, उसकी जो झोपड़ी थी वो खुली हुई थी, लाइक ए वुंड, एक घाव के जैसे। मतलब उस मछुआरे की जो दशा थी वो बेहद दयनीय थी। द विंड वॉज आई, पोइट बता रहा है कि उस समय केवल हवा थी और मैं था, और मेरे विचार जो थे वो हवा के झोंके की तरह आ रहे थे और जा रहे थे। एंड द डेज एंड नाइट बिफोर, और कहता है कि मेरे जो विचार थे, डेज एंड नाइट, ये जो फ्रेज यूज किया गया इसका मतलब है chaos ऑफ थॉट। कहता है कि पोइट ये बताता है कि chaos ऑफ थॉट वाज एंडलेस, मेरे जो विचार थे, मेरे मस्तिष्क में जो उथल पुथल चल रही थी वो एकदम एंडलेस था, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पाम फ्रॉन्ट्स स्क्रैच्ड माई स्किन, पाम का मतलब होता है ताड़, फ्रॉन्ट्स मतलब पत्ते। उस मछुआरे की जो झोपड़ी बनी हुई थी उसमें ताड़ के पत्ते लगाए गए थे। ताड़ के पत्ते जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उससे ढकने के लिए कि अंदर की चीज़ें दिखाई न दें, उसमें पाम फ्रॉन्ट्स लगे हुए थे, ताड़ के पत्ते लगे हुए थे। और जैसे ही कवि उस झोपड़ी पर अपना हाथ रखता है, उस झोपड़ी की टाट पर अपना हाथ रखता है, तुरंत उसके हाथ को वो स्क्रैच कर देते हैं, चीर देते हैं। पोइट बताता है कि इनसाइड द सैक, सैक का मतलब झोपड़ी, उस झोपड़ी के अंदर एन ऑयल लैम्प इज प्लेड द आवर्स बंच्ड टू दोज वॉल्स, उसमें एक ऑयल लैम्प जल रहा था जो स्प्लेड, जो बिखरा हुआ था। ऑयल लैम्प स्प्लेड, तेल का लैंप ऐसे ही कहीं रख दिया गया था। स्प्लेट का मतलब बिखरा हुआ, बिखरा हुआ यहाँ अर्थ जो आएगा वो तेल का जो लैंप था वो ऐसे ही झोपड़ी में कहीं रख दिया गया था। द आवर्स बंच्ड टू दोज वॉल्स, और जो समय था, जो घंटे थे उसकी दीवालों पर इकट्ठे थे। इसका मतलब कि समय वहाँ आके रुक गया था। और उसी तरीके से अब मेरे विचार भी हो रहे थे, लेकिन काम वासना इतनी तेज थी कि वो मेरे विचारों को दबा देती थी। ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रॉस्ड द स्पेस ऑफ माई माइंड, स्टिकी सूट का मतलब होता है चिपचिपा कालिख। कहता है कि बार बार, और उसमें से निकलने वाला ऑयल लैंप से निकलने वाला वो जो चिपचिपा कालिख था वो मेरे मस्तिष्क से बार बार गुजर रहे थे और मेरे मस्तिष्क पर एक अलग प्रभाव छोड़ रहे थे। कवि ये कह रहा है, आई हर्ड हिम से, मैंने उससे कहते हुए सुना। मछुआरा उस कवि को बता रहा है, माई डाटर, मेरी बेटी, सी हैज जस्ट टर्न्ड 15, वो अभी अभी 15 साल की हुई है। फील हर, कितनी बड़ी बात एक पिता अपनी बेटी के लिए कह रहा है। ये वो नहीं कह रहा, केवल उसकी वो जो दशा है, वो जो पैथेटिक कंडीशन है, वो इस बात को कहलवा रही है। मछुआरा कहता है कि सी हैज जस्ट टर्न्ड 15, मेरी बेटी अभी अभी 15 साल की हुई है। उसके कहने का मतलब ये था, ही मेंशंस 15 बिकॉज दिस इज द एज इन विच द गर्ल्स यूजुअली अटेन देयर यूथ एंड लुक फ्रेश इन देयर ब्यूटी। यही तो वो उम्र है जिसमें लड़कियां सुंदर दिखाई देती हैं और अपना यूथ धीरे धीरे, उनका जो यंग एज है उसकी शुरुआत हो चुकी होती है। और यहाँ मछुआरा, वो जो फिशरमैन है, वो इसीलिए इस पोइट को कहता है बिकॉज ही वांट्स टू ल्योर हिज कस्टमर, वो अपने कस्टमर को लुभाना चाहता है। इसका मतलब कि वो अभी 15 साल की है, तुम जितना आनंद लेना चाहते हो ले सकते हो। आई शैल बी बैक सून, मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगा। इतना कह के वो मछुआरा पोएट को उस झोपड़ी में छोड़ के बाहर जाने लगता है। आगे पोएट लिखते हैं, आई शैल बी बैक सून, योर बस लीव्स एट 9। वो जो मछुआरा है ये भी कह देता है कि तुम्हारी बस जो है वो 9 बजे जाती है शहर को। इसका मतलब कि मैं 9 बजे तक वापस आऊँगा, तुम जितना फील करना चाहते हो, जितना आनंद लेना चाहते हो ले सकते हो।
ये बात सुनते ही पोएट के ऊपर ऐसे लगता है जैसे कोई पहाड़ आके गिर पड़ा हो। पोएट ने लिखा है, द स्काई फेल ऑन मी, ऐसे लगता है जैसे आसमान मेरे ऊपर टूट पड़ा था। एंड ए फादर्स एक्सहास्टेड वाइल। आगे पोएट लिखता है कि लॉन्ग एंड लीन हर ईयर्स वेयर कोल्ड एज रबर, सी ओपेंड हर वार्मी लेग्स वाइड। पोएट कहता है कि जैसे वो उस लड़की के पास जाता है, मछुआरे की बेटी के पास जैसे ही वो जाता है, देखता है कि लॉन्ग एंड लीन, उसके जो पैर थे वो बड़े पतले थे, दुबले पतले पैर थे और लंबे थे। हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबड़, और उसकी जो उम्र थी, उसका जो शरीर था वो रबड़ के जैसे एकदम मुलायम था। यहाँ जो कोल्ड वर्ड यूज किया गया ये मुलायम के लिए यूज किया गया है। तो उसकी जो उम्र थी, उसका जो शरीर था वो रबर के जैसे एकदम मुलायम था। सी ओपेंड हर वार्मी लेग्स वाइड। वार्मी का मतलब होता है कीड़ा, वार्म का मतलब कीड़ा, केचुआ को वार्म कहा जाता है। तो वार्मी लेग्स इसलिए कहा कि उसके पैर एकदम दुबले पतले थे, कीड़े मकोड़ों के जैसे एकदम दुबले पतले थे। तो वो अपने पैरों को खोल देती है, पैरों को फैला लेती है, दोनों टांगों को फैला लेती है, सो दैट द पोएट कुड एंजॉय, ही कुड सेटिस्फाई हिज लस्ट। वो अपने लस्ट को सेटिस्फाई कर सके, इसलिए वो अपने दोनों टांगों को फैला देती है। आगे पोएट लिखते हैं कि आई फेल्ट द हंगर देयर। पोएट कहते हैं कि मैंने वहाँ भूख महसूस किया था। वो भूख कौन सी थी? द अदर वन, मतलब दोनों तरफ भूख थी। एक उस लड़की के अंदर पेट की भूख थी और दूसरी तरफ पोएट के अंदर काम वासना की भूख थी। द फिश स्लिथरिंग, ऐसे लगता था जैसे मछली लुढ़क रही हो, रेंग रही हो, टर्निंग इनसाइड, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये है कि द पोएट रियलाइजेज द हंगर फॉर फूड, पॉवर्टी विच इज मच हायर देन हिज हंगर फॉर सेक्स एंड फिजिकल डिजायर्स। पोएट ये बताता है कि जो पेट की भूख है, जो गरीबी है, वो इसके सेक्स और फिजिकल डिजायर के भूख से कहीं बड़ी है। तो जयंत महापात्रा ने हंगर पोएम के माध्यम से भूख को दर्शाने की कोशिश की है, जिसमें पोएट ने दोनों तरीके की भूख, शारीरिक भूख और पेट की भूख, दोनों को बखूबी दर्शाया है। और ये लास्ट में ये बता भी दिया है कि शारीरिक भूख से कहीं ज़्यादा पेट की भूख मायने रखती है। आशा और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर ज़रूर पसंद आया होगा। तो इतने मेहनत के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।